ठीक है, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं ऐसे समय पर आता हूँ जब करीब आप थोड़े से थके और बस आज का काम पूरा अब चलना है। दूसरे थोड़ा सा विषय भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीरस होता है और उसको सरस बनाए रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि विज्ञान कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए आज की कक्षा फिर शुरू करते हैं। फिजिक्स को हम ऊर्जा का विज्ञान मानकर अब आगे बढ़ रहे हैं, राइट? साइंस ऑफ एनर्जी, मैटर साइंस, biological science, then matter science in two parts, science of energy and science of chemical changes, ऊर्जा का विज्ञान और रसायन विज्ञान। साइंस ऑफ एनर्जी यानी फिजिक्स दो हिस्सों में बांटते हैं पढ़ने के लिए, एक क्लासिकल और दूसरा मॉडर्न, पारंपरिक भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। क्लासिकल का आशय यह है कि जो शुरुआती दौर से और एक स्टडीज फिजिक्स के एस्टेब्लिशमेंट तक, जहां तक फिजिक्स की स्टडी या डिस्कवरी या रिसर्च हुई, जैसे मैकेनिक्स को हम हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं, यांत्रिकी। आई ऑप्टिक्स, प्रकाश की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेव्स, तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। यह जो शाखाएं हैं फिजिक्स की, ये क्लासिकल फिजिक्स में आती है। मॉडर्न फिजिक्स में जहां से शुरुआत मानी जाती है उसे हम एटॉमिक फिजिक्स कह सकते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि यहां से पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया है। स्पेस फिजिक्स, जहां हम सैटेलाइट्स को भेजते हैं, तो हम अगर आज भौतिकी की शुरुआत करें उसके पहले करियर और पर्सनैलिटी पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यातायात की असुविधा बस में 15 मिनट विलंब से आया हूं, इसके लिए खेद प्रकट कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि इन 15 मिनट में आप लोगों ने मानसिक रूप से तैयार कर लिया होगा कि शायद आज मुक्ति मिल जाए विज्ञान से, लेकिन पता नहीं कहां से मैं टपक नहीं पड़ा। संस्कृत में सुभाषिताएं और सूक्तियां हम लोग बहुत सारी पढ़ते रहे हैं। मैं गीता से या सुभाषिताएं, सूक्तियों से जो बातें उठाता हूँ वो अपने करियर और पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई होती है, इधर उधर की नहीं, न उनका किसी उपदेश से कोई संबंध है। इसलिए ये हकीकत है, रियलिटी, वास्तविकता है। जैसे वृत्तम, अब ये बेटे बेटियों सब पर लागू होता है, आजकल बेटों पर ज्यादा लागू हो रहा है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयात याच अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्त को संस्कृत में चरित्र कहा जाता है, या चरित्र को संस्कृत में वृत्त कहा जाता है।
यत्ने मतलब प्रयत्न पूर्वक, बलपूर्वक, चरित्र की बलपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता और जाता है, कहीं हमने पढ़ा जरूर होगा। अक्षिणो वित्तशिरो वृत्तस्तु हतो हतः। धन नष्ट हो गया तो समझो कुछ नष्ट नहीं हुआ, और चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अंग्रेजी में इसी को कहा गया कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन ऑल थिंग इज लॉस्ट। चरित्र नहीं तो सब नष्ट हो गया। अब भारत में चरित्र को लेकर अलग अलग विचार और अवधारणाएं हैं, उन सब पर आप समाज के और लोगों से सीखते रहिए। कुल मिलाकर आनो भद्रा कर्तव्यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। ये ऋग्वेद की ऋचा है, आनो भद्रा कर्तव्यंतु विश्वतः। अच्छाई जहां कहीं से है उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। ये अमेरिका के राष्ट्रपति अपने टेबल पर पट्टी रखते हैं, इसकी अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। कायनात में जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करिए, बुलाइए। अंशु सिन्हा जब हम लोगों के साथ एमएससी बैच में पढ़ती थी तो लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते, और जब वो यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बन गई तो लोग यह पूछने लगे कि अंशु सिन्हा से कहाँ मुलाकात है। अपने बैच के पढ़ने वाले छात्र छात्राएं तो अमूमन जो पढ़ाई में नक्शेबाजी, बनावट, दिखावा, प्रदर्शन, झूठ बोलना, हवाबाजी करना, गप्पे, तो इन सबका कोई मतलब आगे चलकर होता नहीं है। इन सबकी अपनी लिमिटेशंस है। एक दिन ये नष्ट हो जाएंगे, फिर हम संघर्ष करने के लिए बचे रहेंगे। तो चरित्र का करियर से क्या संबंध है? क्योंकि मैं रोजगार विभाग का सहायक निदेशक हूं, तो मुझे करियर से जुड़ना पड़ता है, और 10th 11th 12th के बच्चों को जाकर करियर और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं। और आप इसमें बताइए, मत महसूस करिए कि वो बड़ी बहन जो यहाँ बैठी थी आज कहाँ गई? विद्या नाम है उनका, अनुराधा, चली गई यानी क्लास लेट कर दिया, छोड़ दिया कक्षा, बंक मारा। तो चरित्र का करियर से क्या संबंध है? जो गुरुत्वीकरण होता है वो क्यों न्यूटन में ही खो जाए? क्यूरियोसिटी समझ में आ गई? आप लोग कहेंगे उसी के सिर पर सेब गिरा तो और कौन खोजेगा? जिसके सिर पर सेब गिरेगा वही तो खोजेगा। कोई चीज जानने समझने के लिए उत्सुकता बहुत जरूरी है। एकदम छोटे बच्चे की तरह सीखने के लिए तैयार रहिए। क्या मैं करियर के बारे में सिंसियर नहीं रहता? बिल्कुल मैं रहता हूँ। एक चीज पर ध्यान रखता हूँ, क्योंकि करियर हमारे जीवन की अनंत यात्रा है। ये जीते जी चलती रहती है, और जब इस दुनिया से हम प्रयाण कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो भी हम सूक्ष्म रूप में दूसरों को प्रेरित करते रहते हैं। मोहनिया इसका नाम था बचपन में। गिरिराज किशोर ने एक उपन्यास लिखा है, पहला गिरमिटिया। आप लोगों ने सुना नहीं? साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत है ये उपन्यास। 803 पेजों का भारी भारी उपन्यास है। महात्मा गांधी को बचपन में उनके माता पिता मोहनिया के नाम से बुलाते।
क्या मोहनिया हमारे बीच हैं क्या आजकल? हैं? बिल्कुल। एक बेटी ने कुछ कहा आपसे, सुनिए, तो साइन करना है इसको। मोहनिया हमारे बीच है क्या? अरे बिना गांधी जी के हमारा बेड़ा नहीं पार होने वाला। उनकी धोती और रोटी पकड़े रहिए, आपकी नाव पार हो जाएगी। इस देश में राजनीति, समाज, शिक्षा, कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता, IAS, PCS, हर जगह महात्मा गांधी है। आप विश्वास कर लीजिए, जब आप किसी दिन साक्षात्कार में बैठेंगी तो महात्मा गांधी आपके साक्षात्कार में ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। आएंगे किसी किसी को, मुख्य परीक्षा में नहीं आए, प्रारंभिक परीक्षा में ना आए, और फिर पूरा का पूरा आधुनिक भारत का इतिहास जो दक्षिण अफ्रीका से उनके लौटने के बाद शुरू होता है, उसमें वो हर जगह शामिल है। उपस्थित है तो भी, अनुपस्थित है तो भी। अगर सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ बनाई भारत को, इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ बनाई? सिंगापुर में। तो उन्होंने जब पहली बार आजाद हिंद रेडियो से अपना उद्बोधन दिया, अरे वो अपनी बहन को समझाओ कि बात न करे। मेरी छोटी बहन तो हो गई, उसकी भी बहन, जिसके बगल में बैठी हो, मैंने उससे कहा कि तुम्हें समझाए। तो उन्होंने जब आजाद हिंद रेडियो से पहला संबोधन दिया तो उसने कहा उन्होंने कि राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति का अंतिम संघर्ष प्रारंभ हो गया, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। कहा था ना, कहां सिंगापुर, कहां भारत। फिलहाल जिसका जैसा चरित्र उसका वैसा करियर, 2 मिनट और इस पर बात की जाए। अब आप जा रहे हो धूप में और बढ़िया अमरूद के फल लटके हुए और उसकी सुरक्षा करने वाला भी नहीं है, आपको भूख भी लगी है, तो द्वंद्व शुरू हो जाएगा कि तोड़ें और खाएं या नैतिकता की बात स्वीकार करके चलें। भले जेब में पैसे हो, तोड़कर चोरी का अमरूद खाना एक बात है और खरीद कर खाना दूसरी बात। तो जो ये द्वंद्व शुरू होता है, वहीं कहीं एक चरित्र का जन्म होता है, चरित्र का विकास होता है कि नहीं, तोड़कर चोरी से नहीं खाना है, ढूंढा जाए जिसका है उससे मांग कर खाना है। अगर वो मना कर दे तो मना कर दे, कोई बात नहीं, पैसे से खरीद कर खा ली। अगर इतनी छोटी छोटी बातों को हम ध्यान देने लगे तो एक उत्कृष्ट और सुदृढ़ चरित्र का निर्माण है। वैसे आप हड़प्पा काल से लेकर या सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और सल्तनत काल के पहले तक का या 752 के तक का इतिहास उठाकर देखिए तो हमारे जीवन में मूल्य और नैतिकता का समावेश अधिक था। मूल्य और नैतिकता अधिक थी हमारे जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं है। अशोक से भी जुड़े ऐसी घटनाएं इतिहास में लिखी हैं कि गद्दी के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। हर्षवर्धन काल में भी आपने देखा कौन आत्महत्या करने जा रही है उसमें चिता लगाकर, क्या नाम है? राजश्री। और शशांक वर्मन को भी पढ़ा होगा जिसने बोधि वृक्ष ही काट डाला, पढ़ा है? तो छिटपुट ये चीजें आते आते समाज में जब हम सल्तनत काल में पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा देश
संस्कृतियों से मिश्रित होकर तैयार होता रहा। तो 712 के बाद भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और फिर जो सत्ता के लिए संघर्ष, मारकाट, षड्यंत्र और इसका हमारे जनमानस पर गंभीर प्रभाव क्यों पड़ा, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा काल लगा। 712 से और 1857 तक कहीं कहीं प्रतीक रूप में, मान्यताओं में स्वीकार कर लेने में इस्लाम का प्रभाव रहा है भारत। और आज भी हमारे बीच इस्लामिक संस्कृति का उतना ही योगदान है जितना अन्य संस्कृति, मिली जुली संस्कृति। तो इधर क्या हुआ, नैतिक मूल्यों का बहुत ज्यादा पराभव हुआ। और जिस किसी महर्षि ने, मनीषी ने इस श्लोक लिखने के लिए सोचा होगा, तो जरूर उस समय नैतिक मूल्यों का पराभव उसको दिखा होगा। जब उसे लगा होगा कि आने वाले दिनों में और ज्यादा स्थिति समाज की, लोगों की, व्यक्ति की खराब होगी, इसलिए उसने सचेत करने के लिए अच्छा श्लोक लिखा। तो वृत्त, चरित्र, वृत्ति, आउरा, डिस्टेंट रोड पर एक आउरा ग्रांड है, बहुत बढ़िया हो, जहाँ कार्यक्रम वगैरह होते हैं। अभी वहीं एक बहुत बढ़िया का सम्मेलन हुआ डिस्टेंट रोड पर। ये मेरठ पब्लिक स्कूल के सामने। क्या है वो तैयारी हो गई जाने की? अच्छा, तो जो हमारी ऑरा है, एनर्जी है, वो हमारे अंदर की ग्लो है जो चेहरे पे दिखती है। भगवान के पीछे एक चक्र चलता रहता है, वो उनकी ऑरा है, उनका ग्लो है। आभा मंडल से हिंदी में कहा जाता है, आभा मंडल। ये कोई मतलब नहीं कि हमारी नाक तोते के चोंच की तरह हो तभी हम सुंदर हैं। ये नाक कैसी भी हो, आभा मंडल अच्छा होना चाहिए। हमारे अंदर की एनर्जी बहुत शानदार है, वो चेहरे पर दिखती है। आंखें कजरारी हो, भूरी हो, नीली हो, उससे क्या मतलब? आप सामने वाले को किस नजरिए से देख रहे हो, ये आंखों का सौंदर्य है। बाकी जीभ और मुंह की तो बात ही कमाल की है। बोलो 32 दांत खुलवाओ या अच्छा बोलो। तो ऑरा, इसी से हमारा निर्धारण होता है हम किस तरह के करियर को चुनेंगे, किस तरह का करियर अपना विकसित करेंगे। और उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बहुत अच्छा चरित्र विकसित करने वाला IAS ही होगा। मैंने कल कहा था एक अच्छा इंसान बनिए, सफलता को लोग आपके पीछे दौड़ी चली है। चरित्र का सीधा संबंध ही नहीं। चोरी एक करियर है क्या? कहीं किसी जगह, लेकिन सिखाया तो जा रहा है। आजकल चोरी करना भी सिखाया जा रहा है। YouTube पर एक एक वीडियो में कि आप बम बना लीजिए, चोरी कर लीजिए, सब कुछ है। तो चोरों के भी गुरु पैदा हो गए हैं, कोई उनको बता रहे हैं चोरी को। जैसे गाली सिखाने की कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन गाली देने वालों की महारत सर्वस्व है। वैसे ये करियर ये भी विकसित हो रहा है। लेकिन ये पूछूं कि चोरी करियर को कोई चुनोगे तो आप लोग कहोगे नहीं। एक अंतिम बात, एक प्रतीकात्मक कहानी से, उसके बाद हम लोग बहुत की बढ़ते हैं। एक नवाब साहब सवेरे सवेरे घोड़े पर सवार होकर घूमने निकले, तो एक गड़ैया, शेफर्ड, भेड़ों का पालन करने वाला, वो उधर से आ रहा है। और मलिक मोहम्मद जैसी की तरफ, मलिक मोहम्मद जैसी जो हिंदी साहित्य पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं, पद्मावत महाकाव्य लिखा है उन्होंने। मलिक मोहम्मद जैसी लोग बताते हैं वो ये काम उनके पास नहीं थी, और देखने में भी बहुत सुंदर नहीं थे। देखने में, मैं तो कह रहा हूँ देखने की बात, अब कौन कैसा देख रहा है ये लोग जानिए।
मैं तो मलिक मोहम्मद ऐसी की लेखनी से उनको बहुत सुंदर व्यक्तित्व मानता हूँ। तो वैसे ही वो सिफट मिला और राजा ने कहा कि कैसे आदमी का मुंह देख लिया। नवाब ने घर लौट कर आया, नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद तलवारबाजी करने के लिए वो निकल गए थे। उनको लगा कि तलवार का थोड़ी धार देनी चाहिए, इसलिए शाम को तलवार को रगड़ कर धार देने लगे। तब तक तलवार थोड़ा फिसली और उनका अंगूठा में कट गया। बस उन्होंने कहा कि उसका मैंने मुंह सुबह सुबह देखा था, इसी वजह से मुझे अब शकुन हुआ, चोट लग गई। भेज दिया कारिंदों को, पकड़ लाओ। दरबार में बैठे वो केस किया गया। पूछा उसने मेरी खता क्या है, मुझे क्यों दंड दिया जाए, मैं मृत्यु दंड का भागीदार क्यों? कहे तुम्हारा मुंह बहुत खराब है, मैंने सुबह सुबह देखा, मेरा अंगूठा कट गया। बोले महाराज अगर नवाब साहब आप कहें तो मेरी कुछ इल्तिजा है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कहे मरने के लिए तैयार हो तो कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें मृत्यु दंड तो दिया जा चुका है। बोला महाराज आपसे तो मेरा मुंह ज्यादा सुंदर है, ज्यादा अच्छा। नवाब साहब अब पूरा दरबार हो चक्का, और उसने भी सोचा कि जा ही रहे हैं तो जो बोलना है बोल कर जाए। तो उन्होंने कहा कैसे? उसने कहा जनाब आपने मेरा मुंह देखा तो आपका तो केवल अंगूठा कटा, और मैंने आपका मुंह देखा तो मेरी गर्दन ही कट दी जा रही है, तो ज्यादा आप सपनी तो आप। तो नवाब को अपनी बात ध्यान आई, सही रास्ते पर लौटे। उन्होंने कहा इसको एक की खाने से हाथी लाओ और भेंट करो, शादी पर बैठा कर इसको गांव भेजो। तब से कहावत एक जन्म ली, बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाओ। तब अच्छी बात बोलेंगे तो हाथी पर बैठ कर भेजा जाएगा, खराब बात बोलेंगे तो हाथी के पैसे कुचलवा दिए। चलिए मैकेनिक्स या यांत्रिकी में अगर हम प्रवेश करें, जो हमारे जीवन की एक मूलभूत जरूरत है, मैं फटाफट छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देते जाइएगा और आप एक एक चीज समझते जाइए। बाजार में सारी चीजें रखी हों और आप पहुंचे और आप ये कहें कि ये लो 1 रुपया, और आप झोला भर के चावल लेकर घर चल पड़े, तो क्या दुकानदार ऐसा करने देगा क्या? क्यों? ये आपको कैसे पता चला कि 1 रुपया कम है? हो सकता है वो कुछ चावल गिनकर ही रख लिए हों कि 1 रुपए के बराबर इतने चावल। अब मापन शब्द का अर्थ आप लोगों ने बता दिया, मेजरमेंट, और इसकी जीवन में उपयोगिता है। आप सोचिए कि आज आप यहाँ हैं और चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है, सूरज पृथ्वी से कितना दूर है, इसका आकलन बड़ी आसानी से हम कर लेते हैं। हमने वेव्स भेजी और उसके आने का समय हमने पता किया, वेव्स की स्पीड हमने पता की और उससे हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया, राइट? अगर जरा यूक्रेन युद्ध की तरफ नजर घुमाकर देखिए, यंत्रों की एक्यूरेसी कितनी जबरदस्त वहां है। यूक्रेन जो रूस से कन्वेंशनल वार लड़ने में कहीं नहीं ठहरता, आज उसने रूस के दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि उसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और वो बिल्कुल वेल गाइडेड, वेल मेजर्ड है। अगर रूस के टैंकों की सटीक जानकारी है आपका नाम क्या है? श्वेता। आप तो लाल वस्त्र पहनिए, मैं श्वेत वस्त्र वाली बेटी से बात कर रहा हूं। ईशा, आपके बगल में बेटी क्या कर रही है? बताओ, यूक्रेन की राजधानी का नाम बताओ। उससे पूछो यूक्रेन की राजधानी का नाम बता देगा, संकोच मत करो, मैं उससे पूछ रहा हूं, सच
से कितनी बेटियां हैं जो प्रतिदिन हिंदी और अंग्रेजी का एक एक अखबार नहीं पढ़ती? हाथ उठाएं, संकोच न करें, न पढ़ने वाली बेटियां आ गई। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि प्रतिदिन ढूंढ कर एक हिंदी का एक अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़िए, लाइब्रेरी ढूंढिए। 8 बजे से लाइब्रेरी खुल रही तो 8 से 10 न्यूज पेपर पढ़िए, या 5 बजे के बाद लाइब्रेरी खुल रही तो 2-4 सखियों का संगठन बनाइए, जाकर वहां बैठकर पढ़िए, विश्लेषण करिए। ये मत सोचिए कि जितना हम पढ़ रहे हैं इसी में हम यूपीएससी टॉप कर दें। बहुत पढ़ने वाले लोग इस समय लगे हुए हैं। आपको देखना हो तो एक दिन करोड़ बार चले जाइए और देखिए कैसे लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे हैं बैठे, कैसे घूट रहे हैं और घोट रहे हैं। तो अगर यहाँ ये सपना पाल कर हम बैठे हमें सिविल सर्वेंट होना है, लुढ़कते फिसलते नहीं कुछ तो किसी स्टेट में पब्लिक सर्विस सर्वेंट हो जाए तो बहुत ही सिंसियरली आप पढ़ाई करें। यूपीएससी क्वालिफाई करना कोई हंसी मजाक नहीं है। अगर असंभव नहीं है तो ये इतना आसान भी नहीं है। और प्रतियोगिता हाई यूज में रहती है। पहले पोस्ट कम रहती थी तो अप्लाई करने वाले लोग कम थे, आज पोस्ट बढ़ गई है तो अप्लाई करने वाले बढ़ गए हैं। हमेशा प्रतियोगिता है। तो मेजरमेंट हमारी लाइफ में इतना जरूरी है, उसके लिए पहली आवश्यकता है जो जीरो दिया मेरे भारत में। पूर्व और पश्चिम में एक गीत है, मेरा विज्ञान बहुत सरल है, कहीं गीत में छुपा हुआ है, कहीं प्रकृति में, कहीं पत्ती में, कहीं सूरज की रोशनी में, कहीं उड़ती हुई तितली में, कहीं उड़ती हुए पंछी में। आपका विज्ञान हर जगह है, बस विज्ञान का नजरिया पकड़ लीजिए। गणना शुरू ही न हो पाती, मेजरमेंट हो ही न पाता यदि शून्य की खोज न हो। तो मेजरमेंट की बेसिक्स कहां से शुरू होती है? बाय यूटिलाइजिंग नंबर्स। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 मीटर का लंबा इंसान, 3 मीटर का लंबा इंसान, 10 सेकंड में आ रही हूँ, बात और है कि 10 मिनट बाद लौटे। तो ये सब सारी चीजें कहां से आई? ड्यू टू मेजरमेंट। अब ये जो यांत्रिकी का एक हिस्सा है मेजरमेंट, इसका संबंध कहां कहां है, कहां कहां विस्तृत हुआ है? ये मापन आगे चलकर गति से जुड़ा है, और अगर गति न हो तो आज हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली से उड़ना है और प्रयागराज पहुंचना है 1 घंटे 10 मिनट में एरोप्लेन। अहमदाबाद से मैरियर ट्रेन लेनी है और कुछ ही समय में मुंबई पहुंच जाना है। अभी हमने कहीं कैलकुलेशन नहीं देखा उसका। आपकी बुलेट ट्रेन अभी बनने के लिए तैयार है, उसकी प्रक्रिया जारी है। जब वो सारी चीजें दुरुस्त होंगी तो आप ये देखेंगे कि अहमदाबाद से मुंबई की दूरी कितनी घट जाएगी। और बेटियों, हम लोगों ने जिस भारत को देखा है, ऐसा हमारे भी बाबा दादा उस समय कहते थे। तो उन लोगों के बाद हम लोग जब आए 70-71 से लेकर और 1991 के पहले का भारत, तो बड़ा धीमी गति से बदलने वाला था। कई कई जगहों पर दूर गांव में जाने आने के कोई साधन ही नहीं होते थे। या तो पैदल चलो, इक्का पांडा से जाओ, साइकिल से जाओ। जिसके पास उन दिनों में प्रिया की स्कूटर होती थी वो अपने को बहुत धनवान समझते। प्रिया की स्कूटर, राजदूत नामक एक मोटरसाइकिल, एचडी, जावा और तब बुलेट, और डीआईजी जो बहुत बड़ा हुआ उसके पास डीआई जी, छोटे आकार की जी। तो मेजरमेंट है तो गति है, नहीं तो दुर्घटना।
स्पीड डिसाइड कौन करेगा मेजरमेंट? कौन सी गियर लगनी है कौन डिसाइड करेगा? मेजरमेंट। हर चीज का बिल्कुल नापा तोला होगा। इसमें कहीं भी थोड़ी विसंगति आई, यहाँ तक कि दो सांसों के बीच का जो गैप है वो भी एग्जैक्टली मेजर्ड है। सूरज के उगने का समय मेजर्ड है, अस्त होने का समय मेजर्ड है। हर चीज इस नेचर में मेजर्ड है। और जितनी भी नाप और तौल की प्रणालियां थी बनावटी या संतुलन कायम करने के लिए या व्यवस्था कायम करने के लिए, पता चला 1 रुपया दिया और मुझे तो 1 बोरा गेहूं चाहिए, और मूल्य निर्धारित नहीं हो, सहनाई मंडी है नहीं। सहनाई मंडी किसकी थी? देखूंगा अगर दुकानदार कम तोलता था तो वही कम तोल के बराबर उसके शरीर की मांस कटवा दी जाएगी। इतना बढ़िया व्यवस्था कायम करने की हिम्मत नहीं कर पाता होगा दुकानदार, उस समय गलती कर दी। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। फिलहाल वहां से लौट कर चले आइए ताज। हर चीज मेजर्ड। अब देखो आपके ब्लड प्रेशर को दाब से ही जोड़ा जाता है। जरा सा ऊपर नीचे हुआ तो आदमी या तो लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। देखो मेजरमेंट कितना जरूरी है। अनेक मोटे मोटे मैं इसमें कुछ पढ़ दे रहा हूं, मैंने जो पॉइंट्स हैं उन्हें नोट किए हैं। आप जाकर घर इनकी छोटी छोटी परिभाषा लिखना। एक बेटी कल कह रही थी कि नोट्स भी दिया जाना चाहिए। हाँ, इस पर मैं भी विचार कर रहा हूँ। ये कौन चीज जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब मैं नोट्स तैयार करूंगा कि लिखाने में बड़ा वक्त लगता है, और सिविल के तैयारी कर रहे बच्चों को या बेटियों को बेटों को लिखाना मैं उचित नहीं मानता। आपको कुछ हैंडआउट्स या नोट्स दे दिए जाए, आप उन्हें चाहे तो पीडीएफ बनाकर अपना आपस में बांट लेना। आपको मोबाइल स्क्रीन से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं देख रहा हूँ कि विद्यार्थियों के टेबल पर मोबाइल को पलट के क्षैतिज रखकर और पीछे एक स्टैंड भी उसमें डेवलप किया गया है। बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे, जूनियर क्लास से लेकर और हायर तक। इसमें कुछ चीजें आप ध्यान दीजिए, जैसे मापन का कौन कौन सा प्रतीक है। अगर लंबाई को नापना है तो उसका प्रतीक, उसका मान्य प्रतीक मीटर, और समय को नापना है तो द्रव्यमान को किलोग्राम, और मीटर किलोग्राम सेकेंड को अगर आपस में एक कर दिया जाए और इनके कैपिटल लेटर को रख लिया जाए तो कौन सी प्रणाली विकसित हो गई? MKS। साइंस की आप पढ़ के थोड़ा आई है। अब एक सिस्टम इंटरनेशनल है, सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम। तो 3 पार्ट का मीटर सेकेंड और किलोग्राम, उसके आगे अरे वो बहुत पुरानी प्रणाली है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। पहले तो एक पैर आदमी रख देता तो कहता था ये फुट हो गया। बालिस्ट का उंगलियों के मेजरमेंट, इन सबसे भी लोग नाप जोड़ करते थे। उन सब चीजों से ऊपर आते आते हम लोग यहाँ पहुंच गए जहाँ मीटर किलोग्राम और सेकेंड के बाद और कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, मानक हैं, जिनको हम मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तापमान, टेम्परेचर, प्रकाश, तीव्रता, प्रेशर,
पास्कल, देखिए ये सारे नाम निकल कर आ रहे हैं। और जो बेटियां नहीं बोल रही, मैं मान रहा हूं कि आप भी पढ़कर आई। कोण के नापने के लिए कौन 2 से मानक मात्रक है? रेडियन और स्टेरेडियन। पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए कौन सा मात्रक हो? मोल। ये सब जो मानक बनाए गए पूरी दुनिया में, इनको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। अब क्या हुआ, बहुत भारी भरकम नंबर्स को याद करना बड़ा कठिन होता है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, 10 की धातु में उनका हम चयन करते हैं। जैसे 1000 को आप लिखोगे तो 1000 और इसी को 10 to the power 3 लिख दो तो 10 में ही मामला सॉल्व हो गया, एक मंजिल और मकान बना दिया गया, इसका फैलाव कम हो गया और हमें याद रखने में सुविधा होती है। नीचे के मात्रकों में बहुत सारी, आप 10 घात 18 ऊपर और 10 घात -18 नीचे, वो लैटिन के शब्दों से निरूपित किए हुए मेजरमेंट्स हैं। छोटा सा छोटा मेजरमेंट और बड़ा से बड़ा मेजरमेंट। इनके नामों को आप देख लीजिएगा, ये आपके उस पे भी इंटरनेट मीडिया पर भी उपलब्ध है, और इन्हें कहीं नोट कर लीजिएगा, वैसे इनका कंपटीशन से कुछ लेना देना। छोटी छोटी परिभाषाएं देख लेना, ये कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में शायद ही पूछे जाए या बैंकिंग सर्विसेज में पूछे जाए, मैं नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने से हमारा जीवन आसान होता है और आप कन्वर्जन में माहिर होते हैं। जैसे मिलियन शब्द का या मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है अर्थव्यवस्था को लेकर। इनको 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे 10 लाख को 1 मिलियन कहा जा रहा है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर है। ये छोटे बड़े कन्वर्जन आप जब वक्त पाएंगे इनको रिपीट कर लीजिए और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कभी हमने 10वीं में, 8वीं में या 11वीं में इनको पढ़ा था। कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं विज्ञान के नजरिए से, लेकिन विज्ञान का आधार जरूर है। बिना मेजरमेंट के हम किसी को एक भी कदम बढ़ नहीं सकते। मापन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं गति की ओर। अब मापन में एक मूल राशि आप पढ़ेंगे, एक व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे। मूल राशि में अगर आपकी मूल राशि जिसको आप चयन कर रहे हो वो लंबाई है, तो लंबाई समय या किसी और राशि को मिलाकर कोई और राशि अगर बनाई गई, विकसित की गई, तो वो व्युत्पन्न राशि होगी। मूल राशियों से पैदा होने वाली राशियां, जैसे लेंथ को मीटर में मेजर करते हो और गति को मीटर पर सेकेंड, तो मीटर और सेकेंड दोनों को मिलाकर एक और राशि पैदा हो गई, व्युत्पन्न राशि। और वहां एक चीज और पढ़ोगे, वेक्टर और स्केलर। बस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यह राशि अदिश है। बस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की दिशा में गई, यह राशि सदिश है। अदिश को स्केलर और सदिश को वेक्टर, राइट। जब हम परवलय और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये सब चीजें आगे चलकर पढ़ेंगे, कैसे सैटेलाइट जाता है ऊपर, कितनी उसको वेलोसिटी चाहिए, कैसे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करता है उसके अगेंस्ट चलकर, तो इन सब चीजों में इनका आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलेगा। क्रमिक रूप से हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है
जो बेटियां बहुत ध्यान से सुन रही हैं, आज जाकर घर आप मापन वाले चैप्टर को किसी भी स्तर का, 10वीं का 12वीं का, एक बार पढ़ लेना। बहुत गणित के झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीयू का एग्जाम नहीं दे रही है तो अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स या बैंकिंग के अधिकारियों की परीक्षा आप दे रही हैं, बेटी अलर्ट हो जाओ थोड़ी देर के लिए, और ज्यादा समय नहीं है। हाँ, अलर्ट हो, थकना नहीं है। यही तो एक हमारे जीवन का मूल नियम है, थकना नहीं है। जब थको तो ऐसा कुछ सोचने लगो आपको खुद से एनर्जी मिल जाए, जिसमें एक 2 घूंट जल पीना भी है। काफी लोग इसका प्रयोग करते हैं यहाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। पहले ये खोज नहीं हुई थी, और ये खोज सकारात्मक है। आप बीच में 2-2 घूंट जल पीते रहिए, पानी का बोतल साथ में रखें। तो एक स्केलर, वेक्टर, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, मेजरमेंट्स के अनेक मानक, 1 एम्पियर क्या होगा? अब बताओ, इसकी परिभाषा करने के लिए जब हम जाते हैं, देखते हैं 2 तार रखे हों, उनके बीच 1 मीटर की दूरी हो, उनमें आवेश का प्रवाह कराया जाए। जब कितने दूरी 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स लगने लगे तो समझो कि अब तार में 1 एम्पियर की धारा बह निकली। ये 1 एम्पियर की परिभाषा। इसको हमको ऐसे हंसते खेलते पढ़ लेना, कोई प्रश्न नहीं आएगा कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो। ये कोई बोर्ड की परीक्षा थोड़ी है, बहुत साधारण परीक्षा है। तो जब हम ये कहते हैं कि बस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की दिशा में गई, तो वो राशि सदिश हो गई, उसकी दिशा का निर्धारण हो गया। विद्युत धारा की कोई दिशा होती है क्या? आया ना? अरे भाई ना, चाहे जिस दिशा में चाहो इसको बहा दो। जिधर इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाएगा। EMF, आगे जब हम बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे तो EMF पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को दिशा दे दे, तो धारा बहेगी, लेकिन उत्तर बहेगी, दक्षिण बहेगी, ऊपर बहेगी, नीचे बहेगी, इसका निर्धारण नहीं, सभी दिशाओं में बहेगी। तो विद्युत धारा कौन सी राशि हुई? अदिश। अक्सर ये गलती परीक्षाओं में हम सुने, बोर्ड की परीक्षाएं होती थी जो करते। अब आगे बढ़ते बढ़ते आप सुनिए, इस संसार में 2 ही दशा है, या तो चीजें चल रही हैं या स्थिर है। गैलीलियो ने सबसे पहले इसको देखा, या तो चीजें चल रही हैं या स्थिर है। अगर चल रही है तो उनमें कोई चीज ऐसी खास होगी, उस खास चीज को हम क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सीलरेशन। मुझे लगता है जिसको हम एक्सीलरेटर कहते हैं उसका नाम एक्सीलरेटर ही होगा, जो गति को एक्सीलरेट करे। अब जितना चलने की विधि मान्य है हमारे बीच, एक चीज और बेटियों याद कर लेना, इस सेंटेंस को बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। किसी भी तंत्र की ऊर्जा हमेशा नियत होती है और तंत्र उसको न्यूनतम लेवल पर लाने का प्रयास करता है। एनर्जी को न्यूनतम लेवल। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे और हम ही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में उछल कर पहुंच जाता है, तो बहुत कम समय तक ये इलेक्ट्रॉन वहां रहता है, फिर वो एनर्जी रेडिएट करके फिर से अपनी पूर्वावस्था में रहता है। मीन्स न्यूनतम लेवल की एनर्जी का मतलब है स्थायित्व, स्टेबिलिटी। कोई भी तंत्र
केवल इसलिए है कि उसकी एनर्जी नियत है और वो उस एनर्जी को लोएस्ट लेवल पर मेंटेन करके रखने का प्रयास करता है। इसको जरा अपने शरीर से भी जोड़ कर देखो। कभी हमारे हाव भाव कहा जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसे लोगों का नाम नोट करके रखना अपनी मित्रता में। और जब देखोगे कि ये 40-50 साल के हो जाएंगे, जिनको एक बीमारी पक्की हो जाएगी, हाइपरटेंशन, उससे एक और बीमारी पैदा होती है ब्लड प्रेशर। या बचपन के पिताजी को याद करो, भगवान न करे पिताजी को हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो याद करो। अगर गुस्से हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको बीमारियां इस तरह की घेर लेंगी। मैंने इसमें किसी के पिता के बारे में नहीं कहा, सभी पिताओं के बारे में। तो शरीर की भी जो एनर्जी है वो नियत लेवल पर मेंटेन रहती है। अगर हम अपने हाव भाव से उसके इस बैलेंस को खराब करते हैं तो शरीर नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए भी हमारे सेवानिवृत्त हुए उप राष्ट्रपति महोदय एम वेंकैया नायडू, पहले भी मैंने इसको बताया था, उन्होंने कहा था कि पेशेंस रखिए नहीं तो पेशेंट हो जाएंगे, धैर्य रखिए नहीं तो बीमार हो जाएंगे, पेशेंस रखिए नहीं तो पेशेंट हो जाएंगे, उनका संदेश। तो जब हम गट के पास पहुंचे तो उसमें 3 चीजें निकल कर आई। एक समय, एक दूरी, चाल बराबर, और गत या चाल इटसेल्फ। तो तीनों का बहुत ही गहरा संबंध होता है। जो आपने बताया, चाल बराबर दूरी बटा समय, D = D/T। अब जरा कोई रिलेट करो, मैं कोई परिभाषा जनक चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये पढ़ा रहा हूं। तो अगर गति के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उसमें कहां कहां क्या चीजें समाहित होती है। क्या है? माइक। यहां पढ़ा है बिल्कुल स्थिर, लेकिन ये स्थिर क्यों है? आप बैठे हैं तो बैठे क्यों? कल्पना करिए कि आप स्पेस में हो, कल्पना चावला की तरह। उसमें एक चीज और जोड़ दीजिए कि आप सुरक्षित धरती पर वापस आए। तो वहां आप इस तरह बैठे नहीं रह सकते, वहां तैर रहे होते हैं। तो आप यहां बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर आप भारी हैं तो क्या आप अपने मांस की वजह से भारी हैं या भार की वजह से? मांस मीन्स द्रव्यमान, मांस नहीं, मसल्स नहीं। मांस मीन्स द्रव्यमान, MASS। अगर बैठे हैं तो आपका जो वजन है, वेट है, वो आपके मांस की वजह से है या भार की वजह से? अरे बोलिए, गलती करिए। यस, भार की वजह से। मांस तो केवल यम है और उसमें जी का गुणा कर दिया गया तो मिल गया वेट। W = M × G। अब आप साफ साफ देखिए कि आप तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप स्वयं को डिस्टर्ब न करें या आपकी सहेली ईर्ष्या बस आपको ढकेल न दे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सहेली को ढकेलो। तब तक आप स्थिर हैं जब तक कि आप पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तब तक आप गतिमान हैं जब तक कि आपको बाह्य बल से रोक नहीं दिया जाता। अर्थात एक नियम निकल कर आया कि इस पृथ्वी पर कोई भी चीज स्थिर है तो स्थिर रहेगी और अगर गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
आप बैठे स्थिर हैं क्योंकि धरती आपको व्यवस्थित बैठाई है। मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूं तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत अपनी मांसपेशियों के बल से लिफ्ट कर रहा हूं, और इसको छोड़ देता हूं तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे गिरती है। इसको ले जाकर अगर पहाड़ की चोटी पर रख देता हूं तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। अब वहां से उस स्पीड से नहीं गिरेगी, इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। आप देखिए पत्थर हम धरती पर उठाते हैं तो शायद ही किसी को नुकसान हो, लेकिन ये पहाड़ की चोटी से लुढ़क कर नीचे आता है तो उसके रास्ते में जितनी चीजें हैं सबको समेटे चला जाता है। ये उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ी हुई है। इसको आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा ये साफ है कि अगर हम गतिमान हैं तो गतिमान रहेंगे, अगर हम स्थिर हैं तो स्थिर रहेंगे, जब तक कि हम पर कोई बाह्य बल न लगाए। ये बल किस चिड़िया का है? हाँ, बाह्य बल। आंतरिक बल अनेक प्रकार का है और उसी तरह बाह्य बल की भी अलग अलग विभाजन और परिभाषाएं हैं। लेकिन बल आखिर है क्या, और इसका पूरे ब्रह्मांड या पूरी दुनिया या पूरे सोलर फैमिली की स्थिरता में कितना बड़ा रोल है? हाथापाई करके देखिए बल क्या है। बलशाली कौन अधिक होगा, जो पटक देगा या फिर कुश्ती के नियमों से पॉइंट्स ले लेगा। अभी आप कॉमनवेल्थ गेम्स देख रही थी ना, कैसे कुश्ती से मेडल जीतने वालों को कैसे पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें थोड़ी है कि पहुंचो और बल से दे पटको, उसके रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स दिए जाते हैं। बल वह है जो F इक्वल टू M इंटू A, बल बराबर द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीकरण, और यही सारे परिवर्तन का कारक है, यही स्थिरता का भी कारक है। उसको क्या कहा जाता है? रस्सी पकड़कर दो समूह एक दूसरे के विपरीत दोनों तरफ अगर समान बल हो तो क्या होगा? न कोई जीतेगा न कोई हारेगा, यानी बल का संतुलन कायम हो गया। पृथ्वी के चारों तरफ इसका प्यारा चंद्रमा इसलिए कहा रहा है क्योंकि एक दूसरे पर जो बल लगाए जा रहे हैं वो एक दूसरे का संतुलन कायम कर दिए। अब चलिए छोटी सी एक जीएस का एक विषय निकाल कर आते हैं। जीएस का एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। सूर्य इसके चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। एक बार यूपीएससी के एग्जाम में आया था, पृथ्वी के चारों तरफ ये उसका कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगा रहा हो तो उसका पाठ कैसा होगा? जिस पर वो चक्कर लगा रहा है उसकी कक्षा का आकार कैसा होगा? उसमें ऑप्शंस दिए गए थे सर्कुलर, इलिप्टिकल,
ए बी सी और डी। इलिप्टिकल। और एक मैं क्लू दे रहा हूं, ध्यान रखना है कि पृथ्वी घूर्णन भी करती है। अब जरा दिमाग लगाइए, इसमें कहा सी और तुम्हें पुरस्कार दिया जाए। यूपीएससी के क्वेश्चंस की यही विशेषता होती है हमारी पकड़ में, हमारे जग में होता है आंसर, लेकिन हम गलती कर देते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की गति को ध्यान में रखने के लिए इस तरह का प्रश्न बनाया गया। और तो हम सभी जानते हैं कि या तो सर्कुलर पाथ में या इलिप्टिकल पाथ में कोई भी सैटेलाइट किसी भी ग्रह का चक्कर लगाएगा, लेकिन यह धरती की दशा बदल रही है और चूंकि वो कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो पृथ्वी की गति, घूर्णन गति के अनुरूप वो अपनी कक्षा का जो आकार है इस तरह बदलता है। और फिर पृथ्वी एक जगह से दूसरी जगह, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में वो भी कर रही है, रिवॉल्यूशन भी। तो पृथ्वी की जब स्थिति दूसरी जगह बदल कर जाती है तो कृत्रिम उपग्रह की गति का स्वरूप उस तरह का हो जाता है। उस समय जब मैं उस परीक्षा में बैठा था तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने भी गलत ही लिखा था, मैंने भी गलत ही ऑप्शन चुना। केवल यहाँ एक चीज देखना है कि पृथ्वी की घूर्णन गति भी इसमें शामिल है। साइंस टेक के विज्ञान प्रौद्योगिकी के जो प्रश्न हैं उनका करीब करीब इसी तरह का संबंध होता है। सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे, या किसी और भी विषय से जुड़े प्रश्नों को आप देखेंगी, उनका सीधा सीधा उत्तर नहीं मिलता, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ प्रतिशत प्रश्न तो दिमाग के ऊपर से निकल ही जाते हैं। अब ये F इक्वल टू M इंटू A, इसको और सरलीकृत करते हैं। इस विषय पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे जब स्पेस साइंस या अंतरिक्ष भौतिकी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो ये चीजें शामिल होंगी। F इक्वल टू M A का मतलब है कि F का सीधा संबंध है M से और F का सीधा संबंध है A से। इसको हिंदी में वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में, अंग्रेजी में या तो प्रोपोर्शनेट कहा जाता है या हिंदी में समानुपाती। तो F समानुपाती है M के और F समानुपाती है A के, इसलिए F बराबर है M इंटू A। बल बराबर मात्रा इंटू या मात्रा गुणित गुरुत्वीय त्वरण या सामान्य त्वरण, ना गुरुत्वीय त्वरण नहीं, त्वरण केवल एक्सीलरेशन। जब गुरुत्वीय बल की बात की जाएगी तो यही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण में बदल जाएगा। आभासी तौर पर हम ये देखते हैं कि जब हम विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं तो सबसे सरलतम बात कर रहे हैं। वास्तव में इतना गहन है, चीजें इतनी गंभीर है, उन्हें एक या अनेक बार जब आप पढ़ेंगी तो पकड़ में आए। खास करके वो जिन्होंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, जिन्होंने अप टू 12 साइंस पढ़ी है, चाहे बायो या पीसीएम, उनके लिए उतना कठिन नहीं। और अगर आप ग्रेजुएशन में बीएससी हैं तो फिर बात ही क्या है, वहाँ साइंस टेक के पढ़ने पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, टेक में जरूरत पड़ती है। टेक में आप मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनसे जुड़ी रहें, उनके बारे में डिस्कशन करें, उनके बारे में समझने का प्रयास करें, ये आवश्यक होता है। उन्हीं के बीच से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। जैसे मैंने वो प्रश्न बताया आपको, वो टेक से जुड़ा हुआ प्रश्न। एक तरफ आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और दूसरी तरफ वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है।
तो सैटेलाइट वहां यू नहीं सेट कर दिया गया। एक सूर्य समतुल्य ऑर्बिट होता है, कक्ष होता है सूर्य समतुल्य, और दूसरा होता है जियो स्टेशनरी। जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है उसमें सैटेलाइट्स हमारी बहुत सारी धरती के निकट की चीजों को पढ़ने के लिए भेजे जाते हैं, और जो हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो संचार और बड़े कामों को करने के लिए स्थापित किया जाता है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इस विषय में आज को लेकर अगर और किसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा की जाए तो वो न्यूटन के गति के नियम, और आप बहुत मोटे मोटे तौर पर न्यूटन के गति के 3 नियमों से परिचित हैं। क्या कोई एक ऐसा वैज्ञानिक हुआ होता या होगा जो न्यूटन के 4वें नियम को परिभाषित करेगा? इज इट पॉसिबल? न्यूटन ने जो कह दिया वही ब्रह्म सत्य हो गया। क्या न्यूटन के इक्वल टू mc स्क्वायर पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? सोचिए और इन सब पर डिस्कशंस करते रहिए। सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, इस पर कितने लोगों ने छोटे छोटे लेख लिखे? अगर किसी ने लिखे हो तो मुझे दिखाइए। इसका मतलब विज्ञान एकदम बिल्कुल आपके दिमाग के कोने में कहीं भूला बिसरा पड़ा हुआ है। इसको दिमाग के पहले हिस्से में ले आइए और सोने के पहले उस हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करिए। फिर सुबह उठकर देखिए आप विज्ञान से तरोताजा रहेंगे। तो धीरे धीरे इस लेवल पर पहुंचने के बाद न्यूटन के 3 नियमों को पढ़कर आप यह पढ़ने की कोशिश करिएगा कि हमारे जीवन में न्यूटन के नियमों का क्या उपयोग है। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तीसरे नियम को पढ़ने के बाद आप खुद समझ पाएंगी कि न्यूटन ने अगर ये 3 नियम न दिए होते तो गति और उससे जुड़ी चीजों को इस स्तर तक मानव समाज या मानव सभ्यता शायद ही ले जाता। न्यूटन का एक पेट था। न्यूटन पेट के बड़े शौकीन थे। उनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। 3-4 घटनाओं के बाद आज की कक्षा पूरी की जाती है। फिर अगली कक्षा जब लगेगी उस कक्षा के पहले तक इतनी सारी चीजें पढ़कर आइएगा, और आपकी बार जो कक्षा लगेगी उसमें हम चीजों को तेजी से पढ़ेंगे। अभी 4 तत्व सुनने न्यूटन के जीवन से। अच्छा हाँ, कुछ चीजें नोट कर लीजिए जो पढ़कर आना है। अगली कक्षा में इन्हीं विषयों पर हम लोग तेजी से पढ़ेंगे।